सो हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने 3 केसेस देखे थे। फर्स्ट केस था जब आपका सिग्मा लेस देन 0 है, सेकेंड केस व्हेन सिग्मा इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड केस व्हेन सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। और इन तीनों केसेस में हमने देखा कि जब आपका सिस्टम जिस टाइप का एस डोमेन में है बिल्कुल ऐसा ही आपको जेड डोमेन में मिलता है। जैसे यहाँ आपने देखा एस डोमेन में अगर आपके लेफ्ट हैंड में पोल्स हैं तो वो यूनिट सर्कल के अंदर लाई करते हैं। ये केस है आपका पहला व्हेन सिग्मा लेस देन 0। दूसरा केस आपने देखा व्हेन सिग्मा इज इक्वल टू 0 मीन्स जब आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, इमेजिनरी एक्सिस पर आपका एक भी पोल लाई करता है तो वो पोल जेड डोमेन में कहाँ लाई करेगा? ऑन द पेरिफेरी ऑफ द यूनिट सर्कल, राइट। और थर्ड केस में हमने देखा कि अगर एस डोमेन में कोई पोल राइट हैंड साइड में लाई करता है, मतलब सिस्टम अगर अनस्टेबल है, तो वो जो राइट हैंड साइड वाला पोल है वो जेड डोमेन में कहाँ लाई करेगा? वो आउटसाइड द यूनिट सर्कल लाई कर रहा है एंड देयरफॉर द सिस्टम इज अनस्टेबल। जैसे एस डोमेन में स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ये होती है कि सारे पोल्स लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन होने चाहिए, कोई भी ऑन द इमेजिनरी एक्सिस या राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जेड डोमेन में आपका क्राइटेरिया होता है कि आपका जो सिस्टम के पोल्स हैं वो सारे यूनिट सर्कल में लाई करने चाहिए। अगर यूनिट सर्कल के अंदर लाई करते हैं तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर ऑन द पेरिफेरी ऑफ द यूनिट सर्कल है तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, और अगर पोल्स एक भी पोल आपका आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल लाई करता है, इसका मतलब है कि वो सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है। नाउ What are the disadvantages of impulse invariance transformation? अभी तक हमने एक केस कंसीडर किया, एक इक्वेशन कंसीडर करी, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन देखी थी फोर्थ एंड फिफ्थ। इसका अभी हमने एक इक्वेशन लिया which is r is equal to e raised to sigma t। दूसरा केस ओमेगा is equal to ohm t where ohm is equal to ohm by t, सॉरी ओमेगा बाई टी। ओम क्या है? एनालॉग फ्रीक्वेंसी। कहां से कहां तक वेरी करता है? फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और जो आपका ओमेगा है वो कहां से कहां तक वेरी करता है? वो वेरी करता है फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। ठीक है। तो अब मेन क्वेश्चन हमारे पास ये रह गया कि हम अपने जितने ओम वाले पोल्स हैं उन सारे पॉइंट्स को ओमेगा में अलग अलग जगह पर लाकर इम्प्लांट कर सकें, उसको मैप कर सकें। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी मैपिंग बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई एरर नहीं। अभी भी मैपिंग है, अगर हम इसको नहीं भी देखते हैं तब भी मैपिंग है। सिस्टम जैसा हमारा एस डोमेन में था वैसा जेड डोमेन में है, मैपिंग है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि क्या हमारे सारे पोल्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, सारे पोल्स माइनस पाई टू पाई के बीच में अलग अलग जगह पर मैप हो रहे हैं? तो उसको अब हम चेक करते हैं। तो यहां आप ये देखते हैं कि द रेंज ऑफ एनालॉग फ्रीक्वेंसी ओम lies between minus pi by t and pi by t, because ohm is equal to omega by t and omega varies from minus pi to pi।
तो अगर ओमेगा माइनस पाई से पाई वेरी करता है तो ओम कहां से कहां तक वेरी करता है? माइनस पाई बाई टी से पाई बाई टी। व्हेन मैपिंग फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग फ्रॉम माइनस पाई बाई टी एंड पाई बाई टी, ओमेगा मैप्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। ये तो क्लियर दिख रहा है कि अगर हम डिजिटल से एनालॉग ट्रांसफॉर्म करते हैं, मैप करते हैं, तो माइनस पाई बाई टी और पाई बाई टी के बीच में जितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो सब कहाँ मैप करेंगी? माइनस पाई से पाई के बीच में। लेकिन अगर टी की वैल्यू वेरी करती है, टी क्या है? पीरियड है। एक पीरियड अभी हमने लिया टी, अगर हम दूसरा पीरियड ले लें फिर वो वैल्यूज कहाँ मैप होंगी? वो पोल्स कहाँ मैप होंगे? वो भी तो इसी में आएंगे, माइनस पाई से पाई में। So this would make the range of omega ohm k minus 1 pi by t and k plus 1 pi by t, where k is an arbitrary constant. However, mapping the other way from analog to digital will mean omega maps from minus pi to pi, right? Which makes it many to 1. इसको अगर नहीं समझ पा रहे हो तो उसको ऐसे देखो कि अगर आपके पास एक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की पूरी रेंज है, जैसे अगर हम एक नंबर लाइन बनाए इस टाइप से, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है माइनस पाई बाई टी, यहाँ पर है पाई बाई टी, यह है आपका पाई बाई टी। अगर ये पाई बाई टी है तो अगला ये पीरियड कहाँ आएगा? ये अगला पीरियड कहाँ आएगा? ये अगला पीरियड आपका आएगा पाई बाई टी टू 2 पाई बाई टी, ठीक ना? पाई बाई टी टू 2 पाई बाई टी, और इधर वाला माइनस 2 पाई बाई टी टू माइनस पाई बाई टी, ठीक है? तो ये जो पूरा पीरियड है यहां से यहां तक का, ये पीरियड कहाँ मैप होगा? ये भी तो ओम ही है, हमें इसको भी तो उसी यूनिट सर्कल में लाना है। अगर हम सिर्फ इतने की बात करें, एक पीरियड की बात करें, तो बाकी के पीरियड वाले कहाँ जाएंगे? इनको भी तो उसी ओमेगा में आना है, क्योंकि ओमेगा की रेंज तो फिक्स है माइनस पाई टू पाई, इसको भी उसी में आना है। तो ये हो सकता है कि जहां ये वैल्यूज हैं इन्हीं पर ये इंपोज हो जाए, ठीक है? एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड मेनी टू वन मैपिंग, मेनी टू वन मैपिंग, राइट? और यही इसकी एक ड्रॉबैक है इम्पल्स इनवेरिएंस ट्रांसफॉर्मेशन का, कि इसमें जो मैपिंग है वो मेनी टू वन है, 1 to 1 नहीं है, मेनी टू 1 है। और इसीलिए हमें एक नए ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ी, ठीक है? Analog filters do not have a definite bandwidth, because of which when sampling is performed this would give rise to aliasing. जहां कहीं भी आपका इस टाइप का ओवरलैपिंग आएगा, एक पॉइंट पर दूसरे पॉइंट्स आएंगे, ठीक ना? एक पर एक से ज्यादा पॉइंट्स मैप होंगे, तो वहां क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग, अलियासिंग। और जहां भी अलियासिंग होगी आपका डेटा लॉस होगा, ठीक है? अलियासिंग इज व्हेन द सिग्नल ईट्स अप into the next signal and so on. This would lead to considerable distortion of the signal.
hence making the frequency response of the converted digital signal very different from the original frequency response of the analog filter. तो अलियासिंग हमें रिमूव करनी है। इसका ये मतलब हुआ कि आपका ये जो इम्पल्स इनवेरिएंस ट्रांसफॉर्मेशन है, जब तक इसको हम लो फ्रीक्वेंसी पर रखते हैं तब तक तो ये बहुत सही रिजल्ट देता है, कोई अलियासिंग नहीं मिलेगी। मतलब कि जब तक हम इस एक पीरियड में हैं, इससे बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक तो ये बहुत सही रिजल्ट देगा। लेकिन जहां हम हाई फ्रीक्वेंसी पर चलने लगे, इसका रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। तो हाई पास फिल्टर हम नहीं बना सकते, हम इससे हाई पास फिल्टर नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ अलियासिंग। लो पास फिल्टर हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एक डिसएडवांटेज है इम्पल्स इनवेरिएंस ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आप इससे हाई फ्रीक्वेंसी के फिल्टर नहीं बना सकते, लो फ्रीक्वेंसी के फिल्टर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 1-to-1 मैपिंग नहीं है, मेनी टू वन मैपिंग है। Steps to design a digital IIR filter using impulse invariance method. Impulse invariance method. तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट वी हैव टू ऑब्टेन HS। हमें HS फाइंड आउट करना होगा। कुछ भी गिवन हो उससे हमें HS फाइंड आउट करना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा। उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम सीधे Z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। The frequency transfer function of the analog filter, which is HS. It would either be given directly, or we have to find out the ratio of the output over the input of the filter in Laplace domain, right? Next, if it cannot be mapped to the Z transform as it is, try breaking it down using partial fractions. मतलब ये हुआ कि हमें इस फॉर्म में आपको जो HS है उसको ले आना है। वो फॉर्म क्या है? वह है समेशन I इज इक्वल टू 1 to n AI डिवाइडेड बाई S माइनस PI। इस फॉर्म में हमें HS को बनाना है, अगर नहीं है तो बनाना है। ये फॉर्म क्या कहता है कि हमें सिंगल सिंगल पोल्स चाहिए और न्यूमरेटर में सिर्फ कांस्टेंट, means A1 divided by S minus P1 plus A2 divided by S minus P2 plus A3 divided by S minus P3 इस फॉर्म में चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल है ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, तो उसको आपको ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। जब पार्शियल फ्रैक्शन आप कर लेंगे तब आपका जो HS है वो इस फॉर्म में बनेगा, और उसके बाद ही आप इंपल्स इनवेरिएंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? HS को इस फॉर्म में लाना है, A1 बाई S माइनस P1 प्लस A2 बाई S माइनस P2 प्लस A3 बाई S माइनस P3। इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। हो सकता है आपका जो P1, P2, P3, P4 हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर आप पार्शियल फ्रैक्शन करें। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन रिजल्ट सही आएगा। सही है जी।
If it cannot be mapped to the Z transform as it is, try breaking it down using partial fractions. Now find out the Z transform of each term of the partial fraction expansion. जो आपने अलग अलग HS फाइंड आउट किया, अब उसका अलग अलग HZ फाइंड आउट करना है. कहां से करेंगे? From this relation we have to find HZ. ये है आपका HS और ये है HZ. ठीक है, तो यहां से हमें ये HZ फाइंड आउट करना है. ठीक है, now we will have our transfer function in terms of Hz, which is the frequency transfer function of the IIR digital filter. यही हमें फाइंड आउट करना था. ये फाइंड आउट होते ही हमें करना क्या है? उसको रियलाइज करना है. इसके आते ही हमें सिर्फ रियलाइजेशन करना है जो आपने फर्स्ट यूनिट में किया हुआ. मोस्ट सुटेबल रियलाइजेशन. ठीक है जी ना, एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल कहता है कि HS आपको गिवन है 1/S1 मल्टीप्लाइड बाय S+2, S+1 मल्टीप्लाइड बाय S+2 that has a sampling frequency of 5 Hz. सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी देने का क्या मतलब है? आपको सैम्पलिंग पीरियड चाहिए. सैम्पलिंग पीरियड कहां से मिलेगा? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से. सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का इनवर्स कर दीजिए, सैम्पलिंग पीरियड मिल जाएगा. नाउ फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द IIR डिजिटल फिल्टर. ठीक है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द IIR डिजिटल फिल्टर. तो अब देखो कैसे कैसे करें. सबसे पहला स्टेप है कि इसको हमें HZ बनाना है. कैसे बनाना है? जो आपके पास रिलेशन था ये वाला, ये AI डिवाइडेड बाई S माइनस PI, इससे AI डिवाइडेड बाई 1 माइनस E रेज टू PI T Z इनवर्स में कन्वर्ट करना है. तो पहले हमें AI डिवाइडेड बाई S माइनस PI तो चाहिए. ये तो मल्टीप्लाइड के फॉर्म में. इसको हमें A1 बाई S माइनस P1 प्लस A2 बाई S माइनस P2 के फॉर्म में लाना है. तो सबसे पहला काम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा. तो देखो अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ HS, हमें क्या मिला? HS इज इक्वल टू 1 बाय S प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय S प्लस 2 विच इज इक्वल टू A बाय S प्लस 1 प्लस B बाय S प्लस 2. ऐसे ही तो करते हो पार्शियल फ्रैक्शन. अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जरूरी है A और B की वैल्यूज. वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो? इट्स अप टू यू, आपका अपना तरीका है. इन्होंने एक सॉल्व करके दिखाया. तो इस टाइप के जो ट्रांसफर फंक्शन होते हैं उनमें तो आप A और B इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे. लेकिन जहां थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ऑर्डर बढ़ जाता है सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, तो वहां पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप से नहीं हो पाता है. ठीक है, तो उसको आप जैसे कर पाते हो वैसे करें. ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन. यहां पार्शियल फ्रैक्शन से जो रिजल्ट आ रहा है वह है A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू -2. ठीक है, A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू -1. ये हमने पुट कर दिया HS में. HS हमारा बन गया 1 बाय S प्लस 1 माइनस 1 बाय S प्लस 2. अब A1 कितना है? A1 है 1. A2 कितना है? A2 है -1. ठीक है ना. ऐसे ही P1 P2, P1 आया -1, P2 आया -2. देखो यहां लिखा हुआ है P1 is -1 and P2 is -2. राइट. T की वैल्यू कहां से आएगी? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से.
Sampling period is equal to 1 by sampling frequency, means 1 by 5 hertz, which is equal to 0.2 second. अब हमें क्या करना है, अब HS हमारा आ गया है 1 बाई एस प्लस वन माइनस 1 बाई एस प्लस टू। इसको सिंपली हमें ट्रांसफॉर्म कर लेना है HZ में बाय यूजिंग दिस रिलेशन, राइट। तो पहला वाला जो टर्म है, पहला वाला जो HS1 है, उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय 1 माइनस ई रेज टू पी आई टी जेड इनवर्स और P1 टी जेड इनवर्स। P1 is -1, T is 0.2, so 1 minus e raised to minus 0.2 z inverse minus 1 by 1 minus e raised to P2 t z inverse, where P2 is -2 and T is 0.2, so 1 minus e raised to minus 0.4 z inverse। ये आपका HZ है। अब चाहें तो इसको नीचे LCM लेकर सॉल्व कर लें और ये कंप्लीट आपका HZ रेडी हो जाएगा, ऐसे भी सफिशिएंट है। तो इस टाइप से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का आप इम्पल्स इनवेरिएंस ट्रांसफॉर्मेशन से HZ फाइंड आउट कर सकते हैं, HS को HZ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर आपकी 2 है या S+1 का पावर 2 है, ठीक ना, ऑर्डर बढ़ता है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी इस टाइप से सॉल्व करने में। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस दिए हुए हैं। अगर आप उन स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस को लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने दिया हुआ है वो 3 स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इम्पल्स इनवेरिएंस टेक्निक के। ये ध्यान रखना कि ये जो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स इनवेरिएंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही हैं। आप अगर जो टेक्निक मैंने आपको बताई है उस टेक्निक से सॉल्व करेंगे तब भी रिजल्ट यही आएगा, इससे अलग कुछ नहीं होगा, ठीक है। रिजल्ट यही आएगा, इससे अलग कुछ नहीं होगा। तो अच्छा ये है कि अगर इस टाइप के फॉर्म में आपका HS आता है, आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म को यूज करके HS से HZ में कन्वर्ट कर ले, ठीक है जी। पहला फॉर्म है 1 बाय एस प्लस SI पावर m। मतलब ये हुआ कि मल्टीपल पोल्स अगर आते हैं, मल्टीपल रूट्स आते हैं एक ही पॉइंट पर, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको HZ में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, रेसिड्यू थ्योरम होता है। और ये रेसिड्यू थ्योरम का ही एक फॉर्मूला है, ठीक है, जहां से कि आप HZ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला है -1 की पावर m-1 डिवाइडेड बाई m-1 फैक्टोरियल dm-1 बाई dsi m-1 1 बाय 1 माइनस e रेज टू माइनस sit z इनवर्स। अब m की वैल्यू कुछ भी हो, i की वैल्यू कुछ भी हो, उसको आपको अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो आपका होगा पार्शियल फ्रैक्शन। मान लो अगर यही क्वेश्चन हो और इसमें 1 बाई एस प्लस वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एस प्लस टू हो, तो पहला स्टेप तो आपका होगा पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद जहां पर ये जो H1s H2s H3s है, जिसमें किसी एक HS में 1 बाई एस प्लस वन स्क्वायर का टर्म आता है, वहां पर आपको ये काम करना होगा, सिर्फ उस टर्म को आपको इस टाइप से HZ में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है जी। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है S प्लस ए डिवाइडेड बाई S प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके सामने तब आता है जब
डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म बनता है, पावर 2 का बनता है, ठीक ना। तो जब इस टाइप का बनेगा तो आपको नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व करें, या फिर ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको आप एक्सपेंड करें तो क्या बनता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2as। इससे अपने पॉलिनोमियल को कंपेयर कराएं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें और उसके बाद इसमें पुट कर दें, ठीक ना। जो भी आपका पॉलिनोमियल है सेकंड ऑर्डर का, उससे आप इसको कंपेयर कराएं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें और इसमें एज इट इज पुट कर दें, आपका एच जेड रेडी है। सेम ऐसा ही नीचे वाले केस में, ठीक ना। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एच एस कुछ भी दिया हुआ है, अगर वो सिंपल फॉर्म में है तो आप उसको सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो उसको आपको इन तीन में से किसी एक फॉर्म में, एक या एक से अधिक फॉर्म में लाना होगा। लाने के बाद फिर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लें, ठीक ना, आपका एच जेड रेडी हो जाएगा। क्लियर है। इस पर कुछ क्वेश्चन सब हम आगे लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।